प्यारे बच्चों, आप सबको फिर से एक बार स्वागत है मेंटर्स क्लासेस 1.0 में। और आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला क्या है और इसको आज हम बहुत बढ़िया से समझेंगे। आपकी बुक का प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप इतना चीज समझ लेते हैं सही से तो आपको दहन और ज्वाला से कुछ अलग टॉपिक बचेगा नहीं। ये क्लास 8 की जो बुक है उसके अनुसार सारे टॉपिक लिया गया है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दहन और ज्वाला। ठीक है, और दहन और ज्वाला होता क्या है बच्चों? आप लोग जानते हैं दहन क्या होता है? जब कोई वस्तु जलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और उसमें से दिखना रोशनी के रूप में एक लाल कलर का, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और फिर विशेष चर्चा इस पर करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आग का इतिहास और उनका महत्व। बच्चों, आग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आग कब से चालू हुआ, मतलब आग का इतिहास क्या है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आग की खोज मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पड़ाव में से एक था। मतलब आग का खोज बहुत जरूरी था, समझ रहे हैं? आग का खोज बहुत क्रांतिकारी रहा क्योंकि आग के बाद ही हम लोग तेजी से विकास कर पाए हैं। आदि मानव दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग उत्पन्न करने की कला को सीखी थी। मतलब आदि मानव कैसे सीखे थे, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ा है और हमको अभी जो चैप्टर है उसको फॉलो करना है। तो संक्षिप्त में बताते हुए हम यहाँ से चलेंगे, नहीं तो फिर हम पता चला इतिहास में चले गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर क्या है कि समझते हैं कि आदि मानव क्या किए थे कि वो दो पत्थर को आपस में रगड़कर आग उत्पन्न करने की कला सीखे थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आदि मानव जो आग लगाने का किस प्रकार से सीखे थे। तो आप लोग बच्चों बताइएगा किस प्रकार से? दो पत्थरों को रगड़कर। यहां तक समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। आग का महत्व, मतलब आग का महत्व क्या है? आग को काहे खोज किए? आग को इतना बड़ा क्रांति, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी क्यों कहा गया? तो भोजन पकाने, ठीक है, भोजन पकाकर खाने योग्य बनाना। मतलब आग ही क्या करता है? भोजन को पकाकर खाने योग्य बनाता है। जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करना। जो जब आदि मानव थे तो वो गुफा में रहा करते थे और गुफा के पास उनको जंगली जानवर ये सब चले आते थे, तो वो क्या करते थे? गुफा के बाहर आग जलाकर रखते थे ताकि जंगली जानवर गुफा में प्रवेश ना कर सके। वो लोग कहाँ रहा करते थे? गुफा में। और बाहर में क्या करते थे? आग जलाकर रखे हुए रहते थे ताकि क्या हो, कोई दूसरा जंगली जानवर उसमें जंगली जानवर प्रवेश ना करे, वो दूर भाग जाए। सर्दियों में शरीर को उष्मा यानी गर्म रखने के लिए, यानी सर्दियों को अभी भी जब गर्मी होता है तो हम लोग आग जलाकर क्या करते हैं? वो उसको तापते हैं ताकि हमको क्या हो, शरीर गर्म हो रहे। ठीक है, ठंडी के दिनों में। तो बच्चों आपने यहाँ पर ये समझ गए, क्या क्या समझे? तो आपने पहला यहाँ पर बात समझ गए क्या कि नंबर 1 बात कि आदि मानव पत्थरों से आग जलाते थे। दूसरा है आग क्यों जलाते थे, बताइए? तो वो आग जलाते थे किस कारण के लिए, क्या क्या काम करते थे? तो भोजन बनाने यानी भोजन पकाने के लिए। शुरू में वो भोजन पकाने के लिए नहीं, मतलब शुरू में तो सुरक्षा और उसको करने में, पर धीरे धीरे उसका प्रयोग किसमें हो गया? वो खाना पकाने में भी उपयोग होने लगा। बच्चों आजकल दहन हमारे जीवन के आधार बन चुका है। दहन क्या बन चुका है? हमारे जीवन का आधार बन चुका है। चाहे कोई रसोई घर हो, ठीक है, रसोई घर या गैस हो या वाहन हो, को चलाना हो, वाली ईंधन, सब में दहन होती है। ध्यान दीजिए कि ईंधन हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, दहन सब कुछ में होता है। ठीक है, जैसे अगर मोटरसाइकिल चलता है तो उसके अंदर भी आग लगा हुआ है। अगर कोई बस है, बस इलेक्ट्रिक बस नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक बस के अंदर भी आप लोग आग लगा दीजिएगा, उसके अंदर दहन नहीं होती है। और जहां इलेक्ट्रिक बनती है, अगर कोयला से बनता है, तो जो हमारे घर में बिजली पंखा चलती है तो कहीं ना कहीं दहन से ही चलती है। अगर कोल से बनता है या
ठीक है, बात यहां तक क्लियर है बच्चों? आपने यहां पर समझे क्या, आग और आग का उसका महत्व। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बात, आदि मानव पत्थरों से आग लगाते थे, किसके लिए? तो आग से सुरक्षा और भोजन पकाने के लिए। और आज के जीवन काल में दहन हर जगह होती है, घर में गैस जलता है तो उसमें भी दहन होती है, ठीक है। तो बिना आग का जीवन संभव है ही नहीं। कोई अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है, बस है, ट्रक है, जो भी है, सब में क्या होती है? दहन होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम लोग आग किससे लगाते हैं? माचिक स्टिक से, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। दहन का वैज्ञानिक परिभाषा। दहन का वैज्ञानिक परिभाषा क्या होता है? दहन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके उष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है, दहन कहलाती है। मतलब कोई भी रासायनिक प्रक्रिया, वह रासायनिक प्रक्रिया, या यहाँ पर बात को ध्यान समझिए कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश देती है, ये क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दहन कहलाती है। तो आप लोग दहन का परिभाषा याद रखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके उष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा को मुक्त करती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन। दहन एक अनुकरणीय रासायनिक प्रक्रिया है। एक बार जल जाने के बाद पदार्थ वापस मूल रूप में नहीं लाया जा सकता है। मतलब दहन क्या है कि दहन एक अणु उत्क्रमणीय, ठीक है, अणु उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, जो मतलब एक बार अगर जल गया, तो अगर एक बार हम इसमें आग लगा दिए, जल गया, तो फिर इसको हम दोबारा उस रूप में नहीं ला सकते हैं। अगला है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर हम बात समझ गए, उष्माक्षेपी क्या होता है? तो चूंकि दहन की क्रिया में भारी मात्रा में उष्मा वातावरण में बाहर निकलती है, मतलब जब हम आग जलाते हैं तो उसके आसपास एरिया में भारी मात्रा में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक बात समझ गए? चलिए अब आगे रासायनिक समीकरण समझ लेते हैं, मतलब इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बन, लकड़ी में भी कार्बन होता है, यानी जितना भी चीज में आग पकड़ता है सब में लगभग कार्बन होती है। और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? उष्मा और प्रकाश। उष्मा और प्रकाश। उसी प्रकार अगर मैग्नीशियम में आग लगाते हैं तो उसके जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, लगभग सारी इस अभिक्रिया में उष्मा और प्रकाश और या कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर हम लोग जलाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। गाड़ी से जो निकलने वाले धुआं होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, वो ये बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आप ये समझ गए रासायनिक समीकरण। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, दह पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जो जलने और आसानी से आग पकड़ ले, उसे उष्मा के साथ प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे दह पदार्थ या ईंधन कहते हैं। दह पदार्थ या ईंधन, ठीक है। तो क्या होता है कि वो आसानी से जले, जलने के बाद हमको उष्मा और क्या दे? प्रकाश। ध्यान रखिएगा, उष्मा और प्रकाश दे, वो क्या कहलाता है? दह पदार्थ कहलाता है। अगला है ठोस ईंधन। लकड़ी, कोयला, उपले यानी गोईठा, कागज, ये सब क्या है? ठोस ईंधन है। क्या है? ठोस ईंधन, जिसको हम आराम से घर में कहीं पर भी रखे हुए रहते हैं, तो ये सब ठोस ईंधन हो गया। चलिए बच्चों अब समझते हैं द्रव्य ईंधन क्या हो गया। केरोसिन तेल, जो पहले आज से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, अब तो आप मिलता नहीं है जो आप देख पाइएगा, ठीक है। पेट्रोल और डीजल, ये सब किसके रूप में? लिक्विड के फॉर्म में है। ये सब हो गया द्रव्य ईंधन। गैसीय ईंधन, एलपीजी गैस बच्चों, जो आपके घरों में सिलेंडर में भर कर आते हैं, एलपीजी गैस। सीएनजी गैस बच्चों, आपने देखा होगा बहुत सारा जो ऑटो चलते हैं हमारे इधर, वो सीएनजी होते हैं। बायोगैस होता है बच्चों, ये बायोगैस गाय के गोबर से बनाया जाता है, इसको सड़ाकर बनाया जाता है बच्चों, तो ये बायोगैस हो गया।
तो ये क्या होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सब क्या होते हैं, हमारा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। चलिए यहाँ पर एक विशेष जानकारी दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है कि देह पदार्थ का अपना अपना ज्वलन ताप होता है। मतलब बच्चों इसका कहने का मतलब क्या है कि ज्वलन ताप होता है कोई भी वस्तु जिस ताप पर जलना शुरू कर दे। मान लीजिए कागज है, कागज को सिलाई लगाते हैं तुरंत जलना चालू कर देता है। लकड़ी है, लकड़ी को हम क्या करते हैं कि अगर उसमें हम आग जलाते हैं माचिस से तो क्या होता है, कुछ देर की बात धरता है, उसको पकड़ने में टाइम लगता है। तो ज्वलन ताप क्या होता है, मान लीजिए कि कोई वस्तु 20 डिग्री सेल्सियस पर आग लग गया, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, आग लग गया, तो वो वस्तु का ज्वलन ताप 20 डिग्री हो गया। कोई वस्तु 50 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ा, कितना पर, तो उसका ज्वलन ताप 50 डिग्री हो गया। कोई वस्तु है 5 डिग्री पर, मतलब क्या हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस पर वो आग पकड़ लिया, तो उसका ज्वलन ताप क्या होता है, 5 होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी वस्तु में आग लगाते हैं, ठीक है, और वो जितना डिग्री सेल्सियस पर जलना चालू हो जाए, मतलब देखिए बच्चों आप आग लगाते हैं तो आप वहां पर मापते नहीं है कितना मापते हैं, और टाइमिंग का तो जरूर ध्यान रहता है। कागज तुरंत आग धर लेता है, लकड़ी में थोड़ा टाइम लगता है, कोयला में टाइम लगता है, गोईठा धरा ना कहे तो हालत खराब हो जाता है, बिना कुछ अलग से कपूर या कोई भी नहीं दूसरा ईंधन देते हैं तो जल्दी धरते। कपूर का भी ज्वलनता बहुत कम होता है, उसमें हम सिलाई लगाते हैं तुरंत जल जाता है, तो वो भी ठोस ईंधन में ही आएगा। ठीक है बच्चों, आपने यहां तक बात को समझ गए होंगे। ज्वलनता, आगे पढ़ते हैं। कुछ पदार्थ अति तीव्र गति से जलते हैं जैसे पेट्रोल, जबकि कुछ जलने के लिए अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता, जलने के लिए अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यक होती है, जैसे मोटी लकड़ी या गीली, जिसे पानी में भीगा हुआ गीला लकड़ी या कच्चा लकड़ी, उसको हम क्या करते हैं, वो आसानी से नहीं जलती है। वो क्या करती है, आसानी से उसके टाइम लगते हैं, तो उसका ज्वलन ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, अदेह पदार्थ। ठीक है, अदेह जो वैसा पदार्थ जिसमें आग ना लगे, वैसा पदार्थ जिसमें आग के संपर्क में आने पर भी दहन की क्रिया नहीं करता है, अर्थात नहीं जलता है, उन्हें अदेह पदार्थ कहते हैं, मतलब जिसमें आग नहीं लगता है। लोहे की तार, ध्यान रखिएगा कि लोहे की कील और तार में आग नहीं लगता है, पत्थर ईंट के टुकड़े में जल्दी आग नहीं पकड़ता है, कांच की बोतल और बर्तन इस सब में आग नहीं पकड़ता है, मिट्टी और बालू रेत ये सब में क्या होता है, आग नहीं पकड़ता है। तो अदेह पदार्थ बच्चों आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि जिसमें आग नहीं पकड़ता है बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, अदेह पदार्थ कहते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं कि दहन का 3 अनिवार्य शर्त, मतलब आग एक शर्त रखता है कि आग हम पकड़ेंगे कब, अगर कोई एक भी चीज ना मिले तो वो आग नहीं पकड़ेगा। आग का 3 शर्त होते हैं बच्चों, क्या क्या होते हैं, दह दह पदार्थ, मतलब जिसमें आग लाना, जैसे कि आग लाना है तो लकड़ी चाहिए। पोषक पदार्थ, यानी पोषक क्या है, ऑक्सीजन O2 होना चाहिए, वायु। ठीक है, ज्वलन ताप, मतलब जलाने के लिए कोई माचिस होना चाहिए जो उसको ज्वलन ताप तक ले जाए। ठीक है, मतलब पहले जलाने के लिए तो कुछ तो चाहिए उसको ज्वलन ताप पर पहुंचने के लिए। मान लीजिए कागज जलाना है तो, या पेट्रोल जलाना है तो पेट्रोल का मान लीजिए कि 2 डिग्री सेल्सियस उसका मान लीजिए ज्वलन ताप है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर इसको देने के लिए हमको तो माचिस का उपयोग करना पड़ेगा, तो जिसके सहायता से हम उसको क्या करेंगे, आग लगाएंगे। चलिए बच्चों समझते हैं बारी बारी से। दह पदार्थ, दहनशील ईंधन की उपलब्धता जिसके बिना जलने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं किया जा सकता है। पर बच्चों आपको अगर चूल्हा, आप लोग जानते होंगे चूल्हा, ठीक है, अगर चूल्हे पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करते हैं, लकड़ी लाकर रखते हैं कि सबसे पहले माचिस ढूंढने जाते हैं, नहीं, सबसे पहले लकड़ी या गोईठा जो जलाना है उसको लाते हैं। ठीक है, उसके बाद हवा तो ऑटोमेटिक सभी जगह रहते हैं, तो बच्चों हवा को आप लोग लाते नहीं होंगे, हवा को आप लोग लाते हैं, नहीं लाते हैं। हवा क्या है, वायुमंडल में उपस्थित है ऑक्सीजन। जलने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का अनिवार्य, हवा भी होना चाहिए और हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वह आग बुझ जाएगी। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कुआं रहता है, ठीक है, और बहुत पुराना कुआं है, अगर उसके अंदर किसी को उतरना है तो क्या करते हैं, लालटेन बहान कर नीचे, लालटेन बहान कर उसके नीचे गिराते हैं। बच्चों वो क्या टेस्ट करते हैं कि इसके तलहटी में ऑक्सीजन है या नहीं, क्या चेक करते हैं कि इसके तलहटी में ऑक्सीजन है कि नहीं, उसकी जांच करते हैं। अगर लमटेन अगर जलता रहा तो समझ जाते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन है, और इसके अंदर वो जाते हैं, सफाई का काम जो भी काम होता है या वो काम करते हैं। अगर ये लमटेन क्या हो गया, मुझ गया, तो वो समझेंगे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसके अंदर जाना पड़ेगा।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हवा को होना जरूरी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं इसी में ज्वलन ताप। ईंधन को तापमान एवं उसके न्यूनतम प्रज्वलित बिंदु तक पहुंचाना ताकि वह आग पकड़ सके। मतलब एक ज्वलन ताप पर पहुंचाने के लिए कोई यंत्र जरूरी नहीं है कि हमको माचिस से होना चाहिए, कोई भी चीज या आगे होना चाहिए, कहीं से आग लगता हुआ है दूसरी जगह से हम लिया है, ठीक है, कहीं आग लगा हुआ अगर वहां से लिया है तो उससे भी जला सकते हैं। गैस है तो गैस को लाइटर से जलाते हैं, तो गैस को ज्वलन ताप तक पहुंचाता कौन है? लाइटर। गैस को भी गैस खोल देंगे तो क्या आग पकड़ लेगी? नहीं, उसको जलाने वाला कुछ चाहिए। पत्थर उस लाइटर में कुछ ऐसा रहता है जो क्या करते हैं, उसको पत्थर के रूप में कुछ रहता है, टकराने से उसमें क्या होती है? लुप्ति उत्पन्न यानी आग उत्पन्न होती है थोड़ा सा, और उसका गैस का ज्वलन ताप काफी कम है, उतना ही में वो पकड़ लेता है। तो किसी भी स्थान पर आग को उत्पन्न और दहन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित कारक के साथ होना अनिवार्य है। तो बच्चों आज से अगर आपके पास कोई पूछे कि आग लगने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो आप कहिएगा देह पदार्थ, वायु में ऑक्सीजन यानी वायु और उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, ज्वलन ताप यानी उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा चीज चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है अनिवार्यता शर्त। ठीक है, अनिवार्यता शर्त एक यानी देह पदार्थ की उपस्थिति। देह पदार्थ आग के लिए बाहर या भोजन की तरह कार्य करता है। ठीक है, बाहर नहीं, सॉरी, यहाँ पर आहार। ठीक है, आहार या भोजन की तरह कार्य करता है। यदि किसी स्थान पर देह पदार्थ नहीं हो तो दहन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कहीं पर कोई खाली खेत है, उसमें कुछ जलने वाला हाइते नहीं है, क्या वहां पर आग लगा सकते? नहीं लगा सकते। कुछ भी जलने वाला नहीं हो तो हम आग नहीं लगा सकते हैं। वैज्ञानिक कारण, आग लगने के बाद जैसे जैसे ईंधन समाप्त होती जाती है, आग स्वतः ही शांत होती जाती है। ठीक है, मतलब कि ईंधन कहीं पर भी आग लगाकर, मान लीजिए कि घास का घर है, घास का कन्या यानी कि टाटी का घर है, तो अगर उसमें आग लगा तो अगर वो टाटी जल गया तो आग स्वतः मुझ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो जलने पर जलित रहेगा। कोयला की अंगीठी में जब कोयला खत्म हो जाती है तो दहन रुक जाती है। अगर हम कोयला जलाते हैं या कहीं पर भी अगर लकड़ी जलाते हैं, अगर लकड़ी खत्म हो जाती है तो दहन रुक जाती है। याद रखने योग्य बात है, अग्निशामक दल जब किसी बड़े गोदाम में आग बुझाते हैं तो उनका पहला लक्ष्य आसपास के जले हुए देह पदार्थ को सुरक्षित दूरी पर हटाना होता है ताकि आग आगे ना फैले। बच्चों देखिए, आग को रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पानी डालेंगे तभी आग बुझेगा। मतलब आग अगर बहुत तेजी से फैल रहा है तो आग का चैन रिएक्शन को तोड़ना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा लकड़ी है, यहाँ आग लग रहा है, पर इसी के साथ एक बीच से सटा हुआ बहुत सारा लाइन से लकड़ी रखा हुआ है, लाइन से लकड़ी रखा हुआ है, तो आग पहले तो यहाँ पर आग पकड़ा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे आग बढ़ेगा। अगर हम यहाँ से इस चैन को तोड़ दें, इस चैन को यहाँ से तोड़ दिए, क्या कर दिए, तो आग यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और हमको आग को नियंत्रण करना आसानी होगा। तो जब भी अग्निशामक जो भी जाते हैं आग बुझाने, फायर ब्रिगेड का टीम, तो सबसे पहले उसका दह पदार्थ को साइड करना करते हैं। ठीक है, दह पदार्थ अगर चैन रिएक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है तो सीधा पानी का बौछार करते हैं। अगर चैन रिएक्शन बन रहा है तो आगे का जो दह पदार्थ है उसको समझते हैं। हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है जो दहन के पोषक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? दहन के पोषक के रूप में कार्य करती है। अपवाद, कुछ रासायनिक दहन ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। मतलब कुछ रासायनिक दहन किसके? ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस के वातावरण में जलना, मतलब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस के वातावरण में जलने लगता है। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे दहन होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के हो सकते हैं, जिससे मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस के वातावरण में भी जलना प्रारंभ कर देता है, परंतु सामान्य दहन के लिए ऑक्सीजन ही एकमात्र अनिवार्य पोषक है। मतलब सामान्य जो भी दहन होता है उनमें ऑक्सीजन ही एकमात्र
अनिवार्य पोषक है। चलिए बच्चों हम देखते हैं कि हवा के बिना कैसे मोमबत्ती, मतलब कि अगर हवा नहीं रहे, ऑक्सीजन नहीं रहे तो कैसे मोमबत्ती जलेगा या नहीं, उसका चेक कैसे करेंगे। तो मोमबत्ती का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, जब हम जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच का गिलास से ढकते हैं तो वह थोड़ी देर बाद मुझ जाता है। बच्चों क्या हुआ ऐसा बताइएगा तो। यानी कि एक मोमबत्ती है और इसको हम एक कांच से ढक दिए तो मुझ कैसे गया, ये बंद कैसे हो गया। तो देखिएगा कांच के अंदर सीमित ऑक्सीजन समाप्त होने के बाद दहन की क्रिया रुक जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन दहन का आवश्यक शर्त है। मतलब गिलास के अंदर जितना ऑक्सीजन था उतना देर तो जला, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ वो मोमबत्ती बुझ गया। तो इससे क्या साबित हुआ बच्चों, क्या कि दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आगे है बच्चों समझते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है बच्चों, चलिए ध्यान देते हैं। ज्वलन ताप की परिभाषा, वह न्यूनतम तापमान जिस पर गर्म करने के बाद भी कोई दह पदार्थ वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। मतलब कोई भी दह पदार्थ है, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, वो जिस ताप पर जलना शुरू करता है वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कि पेट्रोल गैस, एलपीजी गैस, इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। पेट्रोल हो गया, ये सब का क्या होता है, ज्वलन ताप बहुत कम होता है। लकड़ी कोयला ये सब का ज्वलन ताप बहुत अत्यधिक होता है। तो बच्चों आप ये समझ गए ज्वलन ताप। अब समझते हैं ज्वलन ताप का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। ध्यान दीजिए, सूखा और गीला कागज। तो सूखा कागज में क्या होगा बच्चों, आग बहुत जल्दी पकड़ लेगी, और गीला कागज में क्या होगा, पहले उसमें जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ेगा, उसके बाद वो जलेगा। तो यहाँ पर आप ये स्पष्ट होता है कि जो चीज जितना उसमें नमी कम रहेगा वो क्या होगा, जलना तुरंत प्रारंभ करेगा, जो तुरंत जलेगा उसका ज्वलन ताप कम होगा, गीला कागज का ज्वलन ताप ज्यादा होगा। चलिए बच्चों दूसरा समझते हैं। केरोसिन और एलपीजी गैस दोनों का ज्वलन ताप कम होता है। ये सामान्य रूम के टेम्परेचर पर नहीं जलता है, परंतु इसको हल्का सा भी चिंगारी मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। अगला है हरी पत्ती और सूखी पत्ती। बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप बताइए कौन पहले जलेगा, सूखा हुआ कि हरी पत्ती, बताइए। तो आप क्या बताइएगा, सूखा वाला। कौन सा होगा, तो सूखा वाला आग क्या करता है, जल्दी पकड़ लेता है। तो इसीलिए इसका किसका ज्वलन ताप अधिक होगा, हरा वाला या सूखा वाला का। तो हरा वाला का ज्वलन ताप अधिक होगा बच्चों, और सूखा वाला का ज्वलन ताप क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों यहां तक आप बात समझ गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ज्वलन, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है बच्चों, जिसमें आग तुरंत पकड़ ले। ठीक है, जिन पदार्थ का ज्वलन ताप अत्यंत कम होती है, जो ज्वाला के साथ बिना किसी कठिनाई के तुरंत आग पकड़ ले, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल, तरलकृत पेट्रोलियम गैस, अल्कोहल और ईथर, थिनर, ये सब क्या है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। थिनर जो हम पेंट में डालने के लिए लाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब के सामने जहां पेट्रोल और अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ रहता है, वहां चेतावनी बोर्ड लगा लिखा रहता है, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ रहता है, ताकि वहां पर धूम्रपान, मतलब वहां पर आग से संबंधित कोई भी चीज वहां पर जलाने के लिए प्रतिबंध रहता है, वहां पर नहीं जलाने, क्योंकि ये थोड़ा सा एक चिंगारी भी बहुत बड़ा दुर्घटना का रूप ले लेता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो आप जब भी कहीं जाइएगा, अगर वहां पर लिखल रहेगा अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ, वहां पर चेतावनी बोर्ड लिखल रहेगा, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर सिगरेट, माचिस या कोई भी आग लगाने वाला कोई भी ऐसा जो भी चीज है, किसी भी चीज को वहां पर जलाएंगे नहीं। चलो आगे देखते हैं माचिस का रोचक इतिहास, यानी माचिस का निर्माण कैसे हुआ। देखिए माचिस के विकास का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। कितना, 150 वर्ष। प्राचीन काल में माचिस क्या ऐसा ही बनता था। देखिए प्राचीन समय में लोग देवदार की लकड़ी के टुकड़ों को गंधक में डुबोकर माचिस की तरह प्रयोग करते थे। शुरुआती खतरनाक माचिस, शुरू में सफेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता था।
बच्चों सफेद फास्फोरस के साथ ये क्या दिक्कत है कि ये हवा में आते ही आग पकड़ लेता है। मतलब शुरू में माचिस खतरनाक था, ठीक है, जो अत्यंत खतरनाक था, क्योंकि यह कामकारों के फेफड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। मतलब कामगारों जो इसका उपयोग करते थे उनको फेफड़े का भी भारी नुकसान पहुंचाता था, और यह स्वतः जल उठता था, इसको कहीं रगड़ने की जरूरत नहीं होता। इसमें होता है ना कि अभी रगड़ते हैं इस पे, परंतु ऐसा नहीं होता था, ठीक है। मैं उसको मतलब सिर्फ निकालते ही वो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता था। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने लाल फास्फोरस के साथ सुरक्षित विकल्प खोज निकाला, जो आज आधुनिक माचिस का मुख्य घटक है। तो अभी जो भी माचिस बनता है किसके थ्रू बनता है, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस क्या होते हैं, स्वतः आग पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। लाल फास्फोरस स्वतः आग नहीं पकड़ते हैं, इसलिए अभी इसका खोज हुआ कौन सा माचिस का, तो लाल फास्फोरस का उपयोग होता है अभी के माचिस में, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आप बात समझ गए। तो सबसे पहले माचिस लोग क्या करते थे, माचिस तो देवदार के लकड़ी के टुकड़े को गंधक में डुबाकर माचिस की तरह प्रयोग करते थे। उसके बाद सफेद फास्फोरस का, जो बहुत खतरनाक था, स्वतः जल उठता था। इसके पश्चात वैज्ञानिक ने लाल फास्फोरस को सुरक्षित विकल्प खोज निकाला, जो आज अत्यधिक आधुनिक माचिस का घटक है, ठीक है। बच्चों चलिए अब हम आगे समझते हैं। यहां पर हम समझते हैं कि आज की माचिस की रासायनिक क्रिया, जो आज हम जो माचिस उपयोग करते हैं वो रासायनिक, मतलब वो माचिस काम कैसे करता है। आप लोग तो सिर्फ जला लेते हैं, और उसके पीछे होता क्या है, उसके अंदर जो रिएक्शन क्या होता है, माचिस में आग कैसे पकड़ती है, वो समझते हैं, ठीक है। आधुनिक एवं सुरक्षित माचिस की रासायनिक क्रिया, मतलब इसमें क्या क्या होती है, चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले उसकी तिल्ली होती है, आपने तिल्ली देखा होगा। इसमें क्या रहता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और स्टार्च का लेप चढ़ा हुआ था, स्टार्च, ठीक है, वो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है स्टार्च। इसमें स्टार्च का क्या चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है, और यह ज्वलन की प्रक्रिया को तीव्र और ऑक्सीजन उत्पादन का कार्य करता है। ये दोनों का लेप ये क्या करता है, ऑक्सीजन उत्पादन और ज्वलन की प्रक्रिया को तीव्र करता है, ठीक है। और उसके आप समझते हैं कि डब्बा, आपने डब्बा देखा होगा, डब्बा का एक भाग देखें, उसमें कुछ खुदरा खुदरा लाइनिंग रहता है। अब ये लाइनिंग में क्या चीज रहता है बच्चों, तो ध्यान दीजिए कि डिब्बे डिब्बे पर खुदरी सतह, पीसा हुआ कांच यानी शीशा, ठीक है, शीशा और लाल फास्फोरस लगाया जाता है। किस पर, डिब्बी पर लाल फास्फोरस और पीसा हुआ शीशा लगाया जाता है। जब हम क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं, जब हम तिल्ली को मैच बॉक्स है यानी माचिस की जो बॉक्स है, अगर उस पर हम इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, जब तिल्ली को रगड़ा जाता है तो घर्षण से गर्मी में लाल फास्फोरस तुरंत श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे हम रगड़ते हैं ना, तो इसमें जो लाल फास्फोरस है वो श्वेत फास्फोरस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है, और पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करके आग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम रगड़ते हैं घर्षण होता है, थोड़ा सा हीट घर्षण से उत्पन्न हो गया, इसमें लाल फास्फोरस है, वो लाल फास्फोरस किसमें बदल जाता है, श्वेत फास्फोरस। और अभी हमने पढ़ा है श्वेत फास्फोरस क्या होता है, तो श्वेत फास्फोरस में तुरंत आग लगता है, तो जैसे हम रगड़ते हैं तो इसका लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में हो भांति कार्य करने लगता है, श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलकर ये क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई बच्चों कि ये काम कैसे करती है, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो समझ गए माचिस कैसे कार्य करती है। अब देखते हैं कि आग पर नियंत्रण पाने का सिद्धांत। अब तो बहुत सारा आग लगा लिए हैं, अब आग को मुझाना कैसे है उसको सीखते हैं। आग जलता कैसे है, माचिस क्या होता है, ये सब के बारे में समझ गए। परंतु जब आग नियंत्रण में रहता है तो आग अच्छा लगता है, जब आग नियंत्रण से बाहर हो जाता है उसका रोकथाम कैसे किया जाता है, चलिए हम इसके बारे में समझते हैं।
तो आग को बुझाने के लिए दहन की 3 मुख्य शर्त में से एक या अधिक शर्त को भंग करना आवश्यक होता है। मतलब कि 3 मुख्य शर्त होता है, उसमें से आप एक चीज को अगर हटा दीजिए तो आग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अग्नि अग्निशमन में संपूर्ण प्रणाली इस सिद्धांत का कार्य करता है। तापमान कम करना, मतलब आग का क्या करना है, तापमान को गिराना, यानी पानी डालकर उसके तापमान को यानी ज्वलन ताप से कम कर देंगे तो आग क्या होगा, रुक जाएगा, उसमें आग नहीं लगेगा। ऑक्सीजन काटना, ठीक है, ऑक्सीजन काटना यानी आग के चारों ओर गैस जैसे CO2 का आवरण बनाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। मतलब आग हम कैसे बुझा सकते हैं, पहला पानी डालने से क्या होता है कि उसका ज्वलन ताप से नीचा चल जाता है, यानी कि उसका तापमान कम जाता है और भींगे हुए चीज का ज्वलन ताप ज्यादा हो जाता है, तो जल्दी उसमें आग नहीं पकड़ता है। तीसरा होता है ईंधन काटना, यानी जो चीज जल रहा है अगर उसी को हटा दे तो जलेगा क्या, तो जलेगा नहीं जलेगा, तो ईंधन की काटना। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आग लगने के लिए 3 शर्त में से एक शर्त को हटाना। पहला है कि उस वस्तु के ज्वलन ताप से नीचे हम टेम्परेचर को कर दे ताकि वस्तु में आग नहीं लगे। दूसरा है ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने नहीं दे, आग नहीं लगेगा। तीसरा है जो चीज जल रहा है या जो चीज जलने वाला है अगर उसी को हटा देंगे तो आग क्या होगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो आग लगने के लिए 3 शर्त में से एक शर्त अगर नहीं रहे तो आग नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, एक बात आप यहाँ पर ध्यान से और आप बताइएगा, आग लगने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो सबसे पहला है ईंधन, क्या चाहिए, ईंधन। दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है ज्वलन ताप, क्या है, ज्वलन ताप। तो ये 3 चीज आग लगने की जरूरी है, अगर कोई एक चीज ना रहे तो आग लगाना पॉसिबल नहीं है। चलिए बच्चों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात दिया हुआ है, उस महत्वपूर्ण नियम समझ लेते हैं। यदि आग बिजली और शॉर्ट सर्किट या तेल पेट्रोल के कारण लगी है तो पानी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि अगर बिजली में आप पानी का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा, वो आपको करंट भी लग सकता है और आग बिजली पानी के थ्रू बिजली की आग को नहीं बुझाया जा सकता है। अगर बिजली से लगी आग को पानी से बुझाना है तो पहले हमको बिजली की सप्लाई को कट करना होगा, उसके बाद पानी डालना होगा। नहीं तो हम पानी डालेंगे तो अगर पानी के साथ अगर हम उसके साथ टच होते हैं तो पानी के साथ करंट हमको लग सकता है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल यानी तेल से लगे आग क्यों नहीं बुझेंगे पानी से, तो यहाँ पर क्योंकि पानी से तेल हल्का होता है, अगर हम पानी डालेंगे तो पानी के ऊपरी सतह पर तेल आ जाएगा और वो आग लगते रहेगा, वो कभी भी आग बुझेगा नहीं। पानी भारी होने के कारण तेल के नीचे तल पर चला जाता है और तेल ऊपरी तैरते हुए जलता रहता है। साथ ही बिजली से लगे आग को पानी से विद्युत युक्त का सुचालन होने से करंट लगना का खतरा होता है। मतलब कि बिजली से लगे आग पर पानी तभी डाले जब बिजली डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, नहीं तो उस पर पानी नहीं डाले, क्योंकि उस पर पानी डालिएगा तो आपको करंट लग सकता है। तो बच्चों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात को समझ गए होंगे, आग पर नियंत्रण पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं होगी हमारे अंदाज से, कि जो भी चीज है आपको यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। तो आग को कैसे नियंत्रण करना है इसको आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब समझते हैं अग्निशामक यंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली। देखिए अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेट देती है और ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है। मतलब अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह क्या करती है, लपेट देती है और ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है, जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। सोडा एसिड अग्निशामक, इसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यह नौज दबाने पर दोनों मिलकर भारी मात्रा में CO2 गैस बनाती है। मतलब सोडा
एसिड अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट भरा सोडियम कार्बोनेट का विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो नोज दबाने से दोनों मिलकर भारी मात्रा में क्या CO2 गैस बनाता है, जिससे ये क्या हो जाती है बच्चों, आग बुझ जाती है। दहन के प्रकार, तीव्र दहन परिभाषा, ठीक है, जब कोई पदार्थ बाहरी उष्मा या हल्की सी चिंगारी के संपर्क में आने पर बहुत ही कम समय में तेजी से जलने लगता है, बड़ी मात्रा में प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करता है, उसे तीव्र दहन कहते हैं। ठीक है, तो तीव्र दहन क्या होता है बच्चों, जिसमें तुरंत एकदम तेजी से आग पकड़ ले, वो क्या कहलाता है, तीव्र दहन। दैनिक जीवन में तीव्र दहन की प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। रसोई गैस, खाना बनाने वाले जो गैस है, जैसे ही हम गैस के स्टोव पर लाइटर दबाते हैं, गैस में तेजी से जलने लगता है, ये तीव्र दहन है। कपूर और स्प्रिट का जलना, यानी कपूर खुली हवा में आग दिखते ही तुरंत भभक कर उठता है। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम आग लगाते हैं, तुरंत एकदम हाई स्पीड में आग लग जाता है बच्चों। जिसमें आग तेजी से लगे उसे तीव्र दहन कहते हैं। स्वतः दहन, बिना किसी बाहरी उष्मा या चिंगारी के जब कोई पदार्थ स्वतः हवा में उपस्थित अचानक जल उठता है, तो इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। तो बच्चों, स्वतः दहन क्या होता है, जिसमें बिना कोई आग की चिंगारी को जरूरत नहीं, आग ऐसे लग जाता है। तो स्वतः दहन के कारण कोयले की कारखानों में भीषण आग लग जाती है। इसके अतिरिक्त जंगल में भीषण गर्मी से पेड़ की सूखी टहनी आपस में रगड़ खाकर स्वतः दहन या दहन को जन्म देती है। तो स्वतः दहन क्या होती है कि घर्षण के कारण भी हो जाता है, भीषण गर्मी के कारण भी। मतलब कोई जंगल में है, अगर बहुत सारे कागज को रख दिए और अगर धूप में इतना गर्मी आ गया कि कागज को ज्वलन ताप तक पहुंचा देगा, कागज में क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। अगला है श्वेत फास्फोरस का स्वतः दहन। श्वेत फास्फोरस ज्वलन ताप केवल 35 डिग्री सेल्सियस होता है और गर्मियों में जबकि कमरे का तापमान इससे अधिक हो जाती है, तो यह हवा के संपर्क में आते ही अपने आप जलने लगता है। इसलिए इसे हमेशा पानी के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को कहां सुरक्षित रखा जाता है, तो बच्चों पानी के अंदर। ध्यान याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस को कहां सुरक्षित रखा जाता है, पानी के अंदर। तो बच्चों ये बात आपने समझ गए होंगे कि स्वतः दहन क्या होता है। तो कोई भी अपने आप जलने लगी वो क्या कहलाते बच्चों, स्वतः दहन। अगला है दहन के प्रकार 3, यानी विस्फोट। ठीक है, विस्फोट क्या होता है बच्चों, प्रक्रिया जब दहन की रासायनिक क्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होता है, जिसमें के फलस्वरूप अचानक ही भारी मात्रा में गैस, उष्मा, प्रकाश और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उसे विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट दहन सामान्य दहन से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें गैस के फैलने से भारी दबाव का निर्माण होता है। मतलब बच्चों ध्यान से समझिए कि अगर कोई एक बड़ा सा गैस का ट्रक का टैंकर है, अगर उसमें से गैस फटकर पूरे बहुत सारे एरिया में लीक हो जाए और एक भी अगर चिंगारी मिले तो एक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीका से वो जल जाएगा, पूरा एरिया खत्म हो जाएगा तुरंत, जितना दूर में वो गैस फैला हुआ है। वो क्या कहलाएगा बच्चों, विस्फोट कहलाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी तीव्र गति से बहुत विराट रूप ले लेगा। फटाका को जलना, दीपावली में फटाका को जलाने पर घना पाउडर के अचानक जलने से ध्वनि की तरंगें उत्पन्न उठती है। ध्वनि की तरंगें उत्पन्न मतलब कि अचानक से वो फटती है। ठीक है, गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या है, गन पाउडर, वो फटती है और ध्वनि यानी आवाज करती है, तो वो क्या कहलाता है, विस्फोट कहलाता है। गैस सिलेंडर का ब्लास्ट, भारी दबाव में संग्रहित गैस को अचानक रिसाव और दहन होने पर धमाका होता है।
मतलब कि अगर गैस है, अगर उसमें अचानक आग लग जाता है तो उसमें क्या होता है, रिसाव होने पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, विस्फोट कहलाता है। तो विस्फोट क्या होता है कि आवाज के साथ अचानक एक आग एकदम बहुत तेजी से, ठीक है, फैल जाए बहुत बड़े। तो हम, ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे अब ध्यान देते हैं। अगला है दहन के प्रकार। मंद दहन बच्चों क्या होता है, वह दहन जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जित होती है परंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, इसे मंद दहन कहते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में होने वाली श्वसन भी एक प्रकार का मंद दहन है। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे ऊष्मा ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो विज्ञान के अनुसार जो हम सांस लेते हैं वो भी एक प्रकार का मंद दहन है। बच्चों अब हम देखते हैं प्रमुख उदाहरण। लोहे में जंग लगना, लोहा ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। भोजन का पचना, भोजन ऑक्सीकरण होकर शरीर के लिए जीवन ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये सब उदाहरण हमारे किसका है, मंद दहन का है। मतलब यहाँ पर दहन बहुत धीमी गति से होती है। अब बच्चों देखते हैं ज्वाला किसे कहते हैं। तो दहन के दौरान जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित या वाष्पित हो जाता है तो वह प्रकाशमान क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे ज्वाला कहते हैं। मतलब बच्चों ध्यान से समझिए कि दहन के दौरान एक लौह उत्पन्न होता है। ठीक है, लौह उत्पन्न होता है, जैसे हमको आग जलाते हैं तो लाल लाल एक लौह उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती का मोम ठोस होता है परंतु बत्ती की गर्मी से वह पिघलकर वाष्प में बदल जाता है और ज्वाला उत्पन्न करता है। वही दूसरी ओर लकड़ी और कोयला वाष्पित नहीं हो पाता, इसीलिए वह बिना ज्वाला केवल लाल होकर सुलगता है। बच्चों जो लकड़ी का कोयला है वो मतलब उसमें ज्वाला नहीं होता है, बस वो बिना ज्वाला के ही वो लाल होकर क्या होता है, सुलगता है। तो यानी जो लकड़ी का कोयला होता है उसमें कोई ज्वाला नहीं, या कोयला में भी उतना कोई ज्वाला नहीं होता है। ज्वाला उत्पन्न करने वाला मोमबत्ती, एलपीजी गैस, मिट्टी तेल का लैंप, ये सब क्या उत्पन्न करता है, लैम्पटेन अब देखे होंगे पुराने जमाने में, या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें लाल रंग का जो दिखता है वही क्या कहलाता है बच्चों, ज्वाला कहलाता है। तो यहाँ तक बात समझ गए, ज्वाला किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ज्वाला का भी भाग होता है, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बाहरी क्षेत्र पहले समझिए। मोमबत्ती की ज्वाला की संरचना, मोमबत्ती की लौ ध्यान पूर्वक देखने पर हमें इसकी तीन अलग अलग रंग और तापमान क्षेत्र दिखता है। बाहरी क्षेत्र यह नीले रंग का होता है, हल्का सा क्या होता है, बाहरी क्षेत्र नीले रंग का होता है। यह पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसका पर्यावरण ऑक्सीजन मिलती है और यह सबसे गर्म भाग होता है। बाहर एक देखिए नीला भाग होता है, ठीक है, ये ऊपर में ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाहरी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी क्षेत्र कहते हैं ये बहुत अत्यधिक गर्म होता है। मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है हमारा मध्य भाग। ठीक है, ये पीले रंग का होता है और यहाँ अधिकांश अधूरा दहन होता है और यह मध्य गर्म होता है यानी कम गर्म होता है। आंतरिक क्षेत्र काले रंग का, काले रंग का होता है, यहाँ बिना जले मोम के कण होते हैं और यह सबसे ठंडा भाग होता है। तो बच्चों आग का सबसे गर्म भाग कौन होता है बच्चों, तो बाहरी एरिया वाला, उससे कम पीला वाला मध्य एरिया, और सबसे ठंडा कौन सा होता है बच्चों, ये काला वाला भाग। ठीक है, सबसे काले वाले भाग क्या होते हैं बच्चों,
सबसे ठंडा होते हैं। तो आपने यहाँ पर मोमबत्ती का दहन समझ लिए हैं, मोमबत्ती के दहन का। ज्वाला के 3 क्षेत्रों का तुलना एवं विश्लेषण। तो देखिए ज्वाला के कितने 3 क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र क्या होता है, नीला होता है, सबसे गर्म। मध्य भाग पीला होता है, मध्य गर्म होता है। और जो बीच वाला भाग होता है क्या होता है, काला होता है, सबसे कम गर्म होता है। सबसे अंदर जो आंतरिक भाग होता है वो काला होता है और सबसे कम गर्म होता है। तो यहाँ तक हम बच्चों यहाँ पर ये समझ गए ज्वाला के तीनों क्षेत्र और उसका काम। यहाँ पर कुछ विशेषता लिखो है जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बच्चों आप समझते हैं ईंधन और विभिन्न रूप। मतलब ईंधन का विभिन्न रूप। ईंधन क्या होता है, ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठोस ईंधन में कौन आते हैं, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, कोयला, कोक, गोबर, उबले। इनका परिवहन कठिन होता है और ये जलने में अत्यधिक अपशेष यानी राख छोड़ते हैं। मतलब ठोस ईंधन क्या होता है कि इसका परिवहन कठिन होता है और ये बहुत सारे राख छोड़ता है। उसके बाद है द्रव्य ईंधन, मिट्टी, तेल, जो डीजल, पेट्रोल जो भी होते हैं, इससे दहन ठोस की तुलना में अत्यधिक अच्छा होता है। मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन करते हैं, ठोस ईंधन। उससे कम कौन करते हैं, द्रव्य ईंधन। सबसे कम कौन करते हैं, प्राकृतिक गैस, कोयल, कोल गैस, एलपीजी और हाइड्रोजन गैस। यानी ये सब जो भी गैस होते हैं ये जलने पर कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं और ये सबसे स्वच्छ ईंधन माने जाते हैं। सबसे स्वच्छ ईंधन कौन होता है, गैस। उससे थोड़ा सा सबसे खराब होता है ठोस ईंधन, उससे थोड़ा अच्छा होता है द्रव्य ईंधन और सबसे अच्छा होता है गैसीय ईंधन। तो बच्चों यहाँ पर हम बात समझ गए। दैनिक जीवन में उद्योग में उपयोग किए जाने वाले ईंधन उन भौतिक अवस्था के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। यही 3, ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन, ये तीनों ईंधन का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं ईंधन की दक्षता और ऊष्मीय मान। यानी ईंधन का ऊष्मीय मान कैसे निकलता है। ऊष्मीय मान की परिभाषा, किसी भी ईंधन में 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम की पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उस ईंधन का ऊष्मीय मान होता है। मान लीजिए कि उसमें 1 किलो हम उस चीज को जलाए तो कितना वो मतलब कि ऊर्जा देता है, वही क्या कहलाता है, ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान का मात्रक प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किसका, ऊष्मीय मान का। ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। जिस ईंधन का ऊष्मीय मान जितना अधिक होता है वह ईंधन उतना ही अधिक दक्ष और अच्छा माना जाता है। मतलब जो ज्यादा ऊष्मीय मान का हो, जैसे कि 1 किलो जला उसमें और ज्यादा मात्रा में हमको ऊष्मीय मान हो जिस वस्तु या जिसका, वो क्या होता है, बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे गैसीय ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। विभिन्न प्रकार के ईंधन की प्रमाण और ऊष्मीय मान। देखिए गोबर का उबले 6000 से 8000 अति निम्न, लकड़ी 17000 से 22000 किलो जूल प्रति केजी, ये निम्न हो गया। कोयला 25000 से 33000 मध्यम, पेट्रोल डीजल 45000 उच्च, गैस 55000 अति उच्च, हाइड्रोजन गैस कितना देता है, 1.5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1.5 लाख सर्वोच्च भविष्य का ईंधन। मतलब जो जितना 1 किलो हाइड्रोजन गैस कितना उत्पन्न देगा, मान लीजिए कि 1 किलो अब का 6000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। मतलब 1 किलो हाइड्रोजन गैस जितना का चलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2, ठीक है। तो अगर ये जलीय सर्वोच्च और भविष्य का ईंधन माना जाता है। बहुत सारा बसेस, ट्रेन धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस में, और ये बहुत
इसके जो भी इंजन पार्ट पर्यावरण थे बहुत महंगे, इसीलिए यह धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर समझ गए कि सबसे घटिया ईंधन कौन होता है? गोबर का उबले। निम्न होता है मतलब अति निम्न, और निम्न मतलब उससे थोड़ा अच्छा होता है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी से भी अच्छा होता है कोयला, कोयला से भी अच्छा होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से अच्छा होता है एलपीजी, और एलपीजी से अच्छा होता है हाइड्रोजन ईंधन। तो बच्चों ये सारी बातों को समझ गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बच्चों आगे है एक आदर्श ईंधन का प्रमुख लक्षण। मतलब आदर्श ईंधन क्या होना चाहिए? तो आदर्श ईंधन वह ईंधन जो आर्थिक और पर्यावरण दोनों दृष्टिकोण से सर्वोच्च प्रदान करे। उसका मुख्य लक्षण नीचे दिए गए हैं। सस्ता और सुलभ, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और बाजार में इसकी कीमत आम जनता के बजट के अनुकूल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ईंधन अच्छा है, इतना महंगा है कि आम जनता खरीद भी नहीं करेगा तो कोई फायदे का नहीं रहेगा। सुरक्षित एवं सुरक्षित परिवहन, इसका भंडारण और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना में न्यूनतम यानी कम जोखिम हो। क्या हो? जोखिम भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खतरा रहेगा तो फिर इसको उपयोग ले जाना इतना खतरनाक है कि बहुत सारा जान मान की क्षति हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूलन यानी दहन, दहन क्या होना चाहिए? दहन के उपरांत यह हानिकारक यानी जहरीली गैस या बड़ी मात्रा में राख नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी मात्रा में राख नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो जितना राख छोड़ेगा उसमें ऊर्जा उतना ही कम मिलती है। ठीक है, अगला है दहन का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव क्या होता है बच्चों? चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। ईंधन का अनियमितता बढ़ता हुआ दहन हमारे पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर रहा है। पूर्ण दहन सीओ, पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ जैसी अत्यधिक जहरीली गैस, दम घुटने वाली गैस बनता है। ग्लोबल वार्मिंग, CO2 गैस अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस से को प्रभाव बढ़ता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। मतलब अगर CO2 का मात्रा अधिक हुआ तो पृथ्वी क्या होने लगेगी? गर्म होने लगेगी। अम्लीय वर्षा, कोयला और डीजल को जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में मिलकर बादल के पानी के साथ तेजाब बन जाता है, और यही जो तेजाब बारिश होता है इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसीलिए हमको पहला बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहला बारिश में ये सारी चीज घटना होने की अधिक संभावना होता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर हमारी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब प्रमुख बिंदु जो हमको याद रखना है, संपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु। दहन के रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने वाला पदार्थ दह पदार्थ तथा न जलने वाला पदार्थ अदह पदार्थ कहलाता है। दहन की तीन आवश्यक शर्त: ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप। मोमबत्ती की लौ में तीन प्रमुख भाग होते हैं: बाह्य भाग गर्म और नीला, मध्य भाग चमकीला पीला और आंतरिक भाग काला। ठीक है, 1 किलोग्राम ईंधन में जलने पर प्राप्त ऊर्जा उष्मीय मान कहलाता है। उष्मीय मान का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, आप लोग याद कीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।